हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। नमस्कार। मैं ओमकार वर्मा आपको गुरुकुल विद टाइम पर फिर से स्वागत करता हूं। आज कुछ अलग लेके आया हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल अलग। जी हाँ, आज मैं अलग अलग चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव का डील कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ओमकार वर्मा के साथ, आपका भाई गुरुकुल विद टाइम पर एक मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नहीं, मजेदार क्वेश्चनों के साथ। और आशा करते हैं कि आप लोग बच्चे बहुत खुश होंगे। आज 14 नवंबर है, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप बालक नहीं रहे, बड़े हो गए, फिर भी आपकी इच्छा बालक जैसी होगी। कोई बात नहीं, बालक जैसी इच्छा है तो बालक का दिल बहुत साफ होता है। आप अपने मन साफ करके ही पढ़ाई करिए और जितना आगे तरक्की करिए, यही एक बड़ा भाई का दुआ रहेगा। सबको मेरा प्रणाम और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों के लिए बाल दिवस के शुभ अवसर पर, चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर एक मजेदार टॉपिक, मजेदार क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो इधर क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, वो लेके आ रहा हूं और मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का मजेदार टॉपिक, गुरुकुल विद टाइम पर मोस्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा वेराइटी क्वेश्चंस रहेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के टॉपिक से। वेक्टर्स, 3D, कैलकुलस, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इनवर्स, ये सब टॉपिक से लेके आ रहा हूं जो बोर्ड अक्सर इन क्वेश्चनों को पूछ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो सभी का फिर से स्वागत करता हूं गुरुकुल विद टाइम पर। आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए मजेदार चीजों के साथ आ रहा है, मैथ को जबरदस्त कहानियों के साथ। आज जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। सभी बच्चों को मेरे तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन ये है, लो जी, इसका ऑप्शन ही गायब कर दिया सब। 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 7। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि इस क्वेश्चन को डील आप कैसे करवाओगे, क्या करवाने वाले हो। मैं क्वेश्चन डील करवाने के साथ साथ फॉर्मूले भी याद करवाऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है, यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह है 2 tan 1 1/3। तो आप लोगों को 2 tan 1 का फॉर्मूला पहले याद रखना होगा कि 2 tan 1 का फॉर्मूला क्या होता है। 2 tan 1 का जो फॉर्मूला होता है वो 3 होता है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में, तीसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। tan इनवर्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2a 1/1 - a²। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो आधार इसके साथ चला जाएगा और लंब इसके साथ चला। ठीक है, अब कर्ण सबसे बड़ी होती है 1 + a², 1 + a। ये 2 tan 1 a का फॉर्मूला है। ठीक है, ये 2 tan 1 a का फॉर्मूला है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि बगल में भैया tan 1 ही है। तो अगर यह tan 1 में है तो इसके फॉर्मूले को tan 1 में ही तोड़ना होगा। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही डील करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7। आप इसे तोड़ोगे तो ये हो जाएगा tan 1 2a/1 - a², इस तरह से, प्लस tan 1 1/7। ठीक है, अगर इसे आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा tan 1 2/3, ये हो जाएगा 1 - 1/9 प्लस tan 1 1/7। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसे देखोगे तो 9 का 9 में से गए 8/9, ऊपर जो बचेगा ये होगा tan 1 2/3/8/9 प्लस tan 1 1/7। आप इसे काटोगे, 3 3 जा 9, 2 4 जा 3, ये हो जाएगा tan 1 4/3 है, ये 3/4 प्लस tan 1 1/7। ठीक है, यहां देखिएगा बहुत मजेदार चीज सॉल्व करेंगे। 3/4 है, ये tan 1 a प्लस tan 1 b आया। tan 1 a प्लस tan 1 b बराबर a+b/1 - ab। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये थोड़ा पेज बड़ा, चलिए अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो इसे क्या लिखोगे? tan 1
नीचे 7 और 4 का एलसीएम 28, 4 सते 28, 3 सते 21, 7 चौको 28, 4 और नीचे हो जाएगा 28 माइनस 3/28। ठीक है, कट गया। ये आपका जो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 25, नीचे भी 25, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। ठीक है, तो यहाँ पे एक मजेदार चीज मैं आपको बात करने वाला हूँ। इसका आंसर π/4 होगा, tan इनवर्स 1 का है। लेकिन चलिए, आईटीए पढ़े हो, ओमकार वर्मा से जुड़े हो, ओमकार वर्मा आपका भाई जो आपके लिए मजेदार चीजों के साथ आता है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को जिक्र करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे आज तक ध्यान नहीं दे रहे होंगे उस चीजों पे मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ। छोटा करने के बाद आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू आया π/4, इट मीन्स 45 डिग्री। 3/4 का ट्रायंगल बनाओगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 3 और ये होगा 37 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि यह टोटल एंगल 37 डिग्री है, प्लस tan इनवर्स 1/7 इजिकल टू हो जाएगा 45। दैट मीन्स tan इनवर्स 1/7 की जो वैल्यू होती है 45 में से 30 हो जाएगा 8 डिग्री, यानी 8 डिग्री। अगर ये 8 डिग्री का आंसर है तो आप कह सकते हो वैसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी आधार 7 और ये 8 ये 1 है, उसके लिए यहाँ पे 8 डिग्री का कोण। समझ गए? ये है। आप ऐसे ही चीजों के लिए मेरे साथ जुड़िए, मजा आ जाएगा। मैं बहुत जबरदस्त चीज आपके लिए बताऊंगा। बिहार बोर्ड बहुत इजी वे में आपको आईटीएफ लेके आ रहा है, लेकिन अगर आईटीएफ के बारे में और भी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर बहुत मजेदार तरीके से मैथ लेके आता है ताकि आपको पसंद आए। मैथ तो इजी है, बोर्ड में कुछ नहीं है। बोर्ड तो बहुत आराम से, आप सेंटअप एग्जाम दिए होंगे, आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, यूं ही बन जा रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन था कितना छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये और ये मिलके हमारा 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इट मीन 45 डिग्री। और इसके बारे में हम जिक्र किए तो इसका कहने का मतलब हो गया कि यह जो बना रहा है वो बना रहा है 37 डिग्री। और भी मैं बात करता हूं, 2 tan इनवर्स 1/3 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। ठीक है, 3/4। आप इसे 37 डिग्री कह रहे हो और इसे कह रहे हो 2 tan इनवर्स 1/3, तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो कि tan इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू होती है 18.5 डिग्री होती है, 18.5 डिग्री। यानी वैसा राइट एंगल ट्रायंगल जो ये बनाता 1 है और ये रखता 3 है, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री होगा, 18.5 डिग्री। समझ रहे हमारी बात? ये है मजेदार चीज। तो ये है आईटीएफ से। अगर आप चाहते हैं कि मैथ को और आगे ले जाएं और आगे पढ़ें तो जुड़िए हमारे साथ मजेदार चीजों के साथ, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए लाया है मजेदार से मजेदार क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चन जिसके बारे में आप सोचना भी बंद कर दिए होंगे, उसके बारे में मैं सोचने पर मजबूर कर रहा हूं। इस चीज का आंसर होगा π/4। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये π/4 है। लेकिन अगर tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू पूछेगी तो ये हो जाएगा 18.5 डिग्री, 18.5 डिग्री। अगर मैं बात कर रहा हूं tan इनवर्स 1/7 की बात बोलेगा तो ये हो जाएगा 8 डिग्री। समझ रहे हमारी बात? tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू 18.5 डिग्री होता है, 2 tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू 37 डिग्री होता है। 37 नहीं होता है, 37 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 37 डिग्री समथिंग होता है, या 37 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है अप्रॉक्स। मतलब समझिए डिग्री रेडियन सेकंड को जब पढ़िएगा तो इतना है, लेकिन आपके लिए अभी फिलहाल के लिए 37 डिग्री जानना है। तो ये मजेदार क्वेश्चन आपको मजा आया? बिल्कुल मजा आया होगा। और इन चीजों में और क्या क्या याद करवा सकते हैं भैया? तो देखो और क्या क्या याद करवा सकते हैं। आईटीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसके फॉर्मूले बहुत आसान है, मोटा बुद्धि का इंसान है, उठा के देगा पटक, एक बार ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ में माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अब इसमें क्या है ना कि इसमें आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स है। ये बहुत मजेदार है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। ठीक है ना, इसके लिए आपके पास 3 आंसर्स आएंगे, हमेशा आएंगे। एक आएगा tan इनवर्स में, एक आएगा sin इनवर्स में और दूसरे आएंगे cos इनवर्स में। tan इनवर्स वाला याद रखना है 2a/1 माइनस a स्क्वायर होगा। ये लंब है, ये आधार है, तो आधार इसके साथ चला जाएगा, लंब इसके साथ चला जाएगा। नीचे हमको कर्ण चाहिए तो कर्ण बड़ा होता है, इसलिए प्लस लगा के बड़ा कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं बहुत बहुत। ठीक है, और भी याद करने हैं क्वेश्चंस, तो और भी क्वेश्चंस याद करने हैं तो आपको बिल्कुल याद होगा कि दो जोड़ों की कहानी sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b। आप हमारे वीडियो में जाके देखिए, मैंने सारे थ्योरी दिए हैं कि अगर दो जोड़ है, दो जोड़ में क्या होता है ना कि पहला जोड़ कहता है हम रहेंगे बाहर तो तुम रहोगे अंदर, और दूसरा जोड़ कहता है हम रहेंगे बाहर तो तुम रहोगे अंदर। इस तरह से क्वेश्चन है।
ठीक है, तो चलिए मैं इसी पे क्वेश्चन पे, अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी लगभग 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का सेटअप होगा, मेरे को भी पता नहीं है। अब क्वेश्चन किस तरह से सेट किया गया है मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन देखता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए आइए, ये लाजवाब क्वेश्चन है। ये लाजवाब क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे? मेरा बहुत सिंपल सा फंडा होता है भाई। अगर ये tan इनवर्स रूट 3 है, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -1/-2। पहली बात, मैं इसे लिख देता हूँ tan इनवर्स रूट 3। मैं बच्चों को ज्यादा नहीं फंसाऊंगा। सेक का उल्टा होता है cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा, 2 का उल्टा 1/2। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। मान लिया जाए कि सेक इनवर्स की कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू को याद करने हो तो सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स, 2 का उल्टा 1/2। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज है जीरो, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत सारा जो चीज एक्सेप्शनल होता है उसके बारे में मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है, आप जाकर थ्योरी वाले वीडियो को देख लीजिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, ये आपका tan इनवर्स 3 है, इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू है, तो कंफर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देने वाला जो कोण होता है वो होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। अब यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 है, ठीक है, cos इनवर्स -1/2 है। इसका मतलब हो गया कि cos गलत काम कर रहा है, तो सुरक्षा के लिए पाई आएगा, पाई cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब cos इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री होती है, 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, तो π/3 माइनस पाई माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं π/3 इस तरह से। तो π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस π/3, ये हो जाएगा 2π/3। तो 2π/3 माइनस पाई इजकल टू आप लिखोगे 3π, तो ये हो जाएगा 2π/3 का 3, 2 में से 3 जाएगा -π/3। इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग समझदार बच्चे हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कैसे इसको डील करनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये बहुत इजी है, इसको बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। सेक इनवर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है -2, आप इस सेक को बदल दीजिए कॉस इनवर्स में, सेक का उल्टा कॉस इनवर्स -1/2, 1 का 2 -1/2। अब इसका जब आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव है, कॉस के साथ अगर यह गलत काम करता है, कॉस इनवर्स अगर गलत काम करता है, ठीक है, कॉस इनवर्स गलत काम करता है तो सुरक्षा के लिए आपका आ जाता है पाई। एक मिनट, ठीक, पाई, पाई माइन अरे ओ पाई माइनस, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/2, 1/π/7, 60 डिग्री आएगा, तो पाई माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री हो जाता है। अगर इसका आंसर 120 डिग्री है, ठीक है, इसका आंसर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में से 120 डिग्री घटाओगे तो -60 डिग्री आएगा। -60 डिग्री करने का मतलब -π/3, ये भी इसका आंसर है। तो आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से बनाइए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएंगे। ये आ गया पूरक वाला क्वेश्चन। पूरक वाले में क्या क्या याद करना है? पूरक वाले में 3 है, तीनों याद करके आइएगा। साइन इनवर्स का पूरक होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स का पूरक होता है कॉट इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स का पूरक होता है कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना। अगर साइन इनवर्स के साथ यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा, अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होगा, बीच में प्लस है। पूरक का जोड़ जो होता है 90 डिग्री होता है, π/2 यहाँ भी हो जाएगा, π/2 यहाँ भी हो जाएगा, π/2 आपको बिल्कुल याद होगा। साइन का पूरक कॉस, tan का पूरक कॉट, सेक का पूरक कॉसेक, दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेक इनवर्स का पूरक कॉसेक इनवर्स है, तो आप इस चीज को गौर से देखिएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर इसकी वैल्यू जो होगी π/2 होगी। और आगे लगा हुआ है साइन, तो साइन π/2 का जो मान होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या आप समझ में आ रहा है? अगर बहुत मजेदार मजेदार चीज आ रहे हैं, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। और भी पूरक वाले में क्या क्या है, देखिए आईटीएफ के जितने भी थ्योरी हैं वो बिल्कुल याद रखने होंगे। साइन इनवर्स ए का पूरक कॉस इनवर्स ए होता है, और दोनों को जोड़ने पे इसकी वैल्यू π/2 हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सेक इनवर्स वाला है, तो सेक इनवर्स का पूरक कॉसेक इनवर्स होता है, तो सेक इनवर्स का जब पूरक कॉसेक इनवर्स होता है तो दोनों जुटेगा तो π/2 हो जाएगा। और π/2 के आगे साइन लगा हुआ है, साइन π/2 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये 2011 और 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। 11 के बाद 10 साल बाद रिपीट हुआ है, तो चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे मैं वो भी बता दे रहा हूं। क्वेश्चन हो सकता है कि मान लिया जाए यहाँ पे दे दिया जाए कॉस, कॉस यहाँ दे दिया जाए सेक इनवर्स, सेक इनवर्स मान लिया 3/2 प्लस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 3/2 यहाँ पे दे दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बच्चे इसको देख के डर रहे हैं, ठीक है, बच्चे इसको देख के डर रहे हैं, शायद बोर्ड का कलर चेंज करना, ठीक है।
क्वेश्चन इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधे बोलोगे कि सेक इनवर्स के साथ रूट कॉस के बाद 3/2 सेक का पूरा कॉस है, तो ये दोनों जुड़ के π/2 हो जाएगा। अब π/2 हो जाएगा, cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं बस डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में cos के जगह यहाँ पे ऐसे रहे tan इनवर्स 4 प्लस cot इनवर्स 4, अब बच्चा क्या है ना, डर जा रहा है कि अरे भाई ये तो अलग अलग क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे। भाई साहब ये 4 हमारा संख्या है ना, इसके रेंज के अकॉर्डिंग, डोमेन के अकॉर्डिंग सही पुट किया हुआ है। तो हम जान रहे हैं कि tan का पूरा cot है, ये इसके साथ 4 लगा हुआ है, इसके साथ भी 4 लगा हुआ है, दोनों सेटिस्फाइड करता है, तो ये दोनों की पूरक है तो π/2 हो जाएंगे। और आगे लगा हुआ है cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे आगे साइन लगा हुआ है, साइन में इधर लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब। tan इनवर्स और cot इनवर्स पूरक है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों जुटेगा तो π/2 हो जाएगा। तो sin π/2 का जो मान होता है वो होता है 1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए ही आया है ऐसे मजेदार क्वेश्चनों के साथ। गला हमारा खराब रहता है पढ़ाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो देखिए आज का पैटर्न क्या होने वाला है। आज है ऑब्जेक्टिव्स, बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज आपको देखना होगा और पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, जितना ज्यादा फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए ही तो आया है ऐसे मजेदार क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहां है? क्वेश्चन हमारा जो है ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए, आ गया ये जी। ये सबसे हम मेरे को लगता है सबसे मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक मैंने क्या किया है कि 6 में 2 से गुना कर दीजिए, 6 में 2 से गुना कर दीजिए 12, 12 में 7 घटा दीजिए 5, तो 5π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक बता दिया आपको। ठीक है, ये बहुत मतलब कि ये ट्रिक जो है ना, आपके बुक में जितने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही है, बहुत जगह ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, इसका रीजन बहुत अलग अलग है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा बात ये है कि ये जो ट्रिक है बुक के अकॉर्डिंग आपके सही चलेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए cos इनवर्स cos 3π/2 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3π मान लिया 4, सॉरी 3π/4 π/3। cos इनवर्स cos 4π/3 है, तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, 3 में 2 से गुना करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। ये ट्रिक है। यानी नीचे वाले को आपको क्या करना है, नीचे वाले को आपको जो 6 है ना, इस 6 को 2 से गुना कर दीजिए, 6 में 2 से गुना कर दीजिए 12, 12 में से 7 घटा दीजिए, 12 में 7 गया 5, तो 5π और नीचे पहले से भी 6 था तो 5π/6 इसका ऑप्शन में था, अवेलेबल था। इस तरह से बना सकते हैं, ट्रिक है। और भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे cos इनवर्स, अगर मान लिया जाए cos यहाँ 8π, यहाँ अगर 7 दे दिया जाए तो इसका आंसर कितना होगा? तो कुछ नहीं है भाई, 7 दूना 14 में से 8 गया 6π/6 7। इस तरह से cos इनवर्स cos 9π अगर 7 रहे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 7 दूना 14 में से 9 जाएगा 5, ये हो जाएगा 5π/7, 5π/7 हो जाएगा। तो क्या ये समझदार चीज आपको अच्छा लग रहा है? ये ट्रिक है। ट्रिक कैसे काम किया गया है, आपके ITF वाले वीडियो में देखिए, ट्रिक मैंने बताया है कि ट्रिक को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से ये बना है, कितने जल्दी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो अगर ये मजा आ रहा है आपको ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, अगर अगला मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन है sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान क्या होगा? इसे क्वेश्चन को थोड़ा हल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन पे भी आऊंगा। अभी जो है क्वेश्चन को डील करते हैं। ये अरे मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन है a बराबर, हाँ ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स a बराबर 1 2 3 4। ये क्या है? देखिए यहाँ पे पहले बोल रहा है डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ रहा है। क्या है डिटर्मिनेंट a का? जैसे डिटर्मिनेंट इसको बनाओगे, मैट्रिक्स को जैसे डिटर्मिनेंट बनाओगे तो यहाँ पे इस तरह का चिन्ह रहेगा, लेकिन जैसे ही डिटर्मिनेंट बनाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 - 6 इक्वल टू -2, और यहाँ 0 नहीं है। अब जब किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होता है, तो समझ जाइए कि उसकी इनवर्स वैल्यू पॉसिबल है। अर्थात अगर a बराबर दिया हुआ है तो a तो 0 है नहीं, तो गलत हो जाएगा। a का इनवर्स स्थिति सही है यानी सही होगा। इसमें लिखा हुआ है a² बराबर 2, a² बराबर 2 ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। मेरे को लगता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही ऑप्शन में लग गया कि a इनवर्स अस्तित्व में है। a इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? तो a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तभी अस्तित्व में होगा, जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिस दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप इनवर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स के इनवर्स में सबसे पहले यह चेक किया जाता है क्या उस मैट्रिक्स के इनवर्स
बस डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो रही है। अगर वो जीरो नहीं हो रही है तो इट मींस अब उसकी इनवर्स वैल्यू पॉसिबल है। समझ गए? तो ये हमारा मैट्रिक्स का था। मैट्रिक्स में अभी बहुत सारा चीज पढ़ना, जैसे मैट्रिक्स के प्रकार है, मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर कितने होते हैं, मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंसेस है, ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। आप अगर इस चीज को चाहते हैं, अगर ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने अच्छे लगेंगे, मैं मैट्रिक्स में भी बवंडर चीज लेके आऊंगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन सही पता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं मैट्रिक्स एक गणितीय सिद्धांत का एक ऐसा मेथड है जिसमें बड़े से बड़े रैखिक समीकरणों को अपने तरीके से सॉल्व किया जाता है। और मैट्रिक्स में बहुत सारे रूल हैं, लेकिन 11 12 में क्लास में ज्यादा रूल वगैरह पढ़ना है नहीं, इसलिए मैट्रिक्स में रैखिक समीकरणों का हल बहुत बड़ा पढ़ना होता है। लेकिन जैसे ही आप जेईई मेंस की तैयारी करोगे या आगे चल के ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स लोगे या बीटेक वगैरह में थोड़ा बहुत मैट्रिक्स होगा, तो वहां पे क्रैमर्स रूल आता है, ये इसको तुरंत यूं ही चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देता है, क्रैमर्स रूल। लेकिन आपको क्रैमर्स रूल पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं मैट्रिक्स वाले वीडियो में क्रैमर्स रूल का जिक्र जरूर करूंगा। तो ये हमारा जो चीज है मैट्रिक्स के बारे में, ये चीज आप देख लीजिए कि मैट्रिक्स किस तरह से पॉसिबल है, इसकी इनवर्स वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है, इस पे हम चर्चा किए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ए बराबर इतना है A² बाय बी तो अल्फा, हाँ ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बनाने लायक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बराबर जो है अल्फा 0 1 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A²। तो आप क्या कर दीजिएगा, A मल्टीप्लाई A, इट मींस अल्फा 0 1 1 और यहाँ पे अल्फा 0 1 1। आज मैं आपको गुना करने के लिए सिखाता हूँ, ये पड़ा और ये क्या खड़ा, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यदि ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और बी की मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p है, तभी गुना संभव होगा, क्योंकि ए गुना बी बराबर, ये दोनों बराबर होना चाहिए और जो ऑर्डर आएगा m/p होगा। यानी पहले मैट्रिक्स के रो कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर बराबर हो तभी गुना संभव होगा, नहीं तो गुना संभव नहीं होगा। तो यहाँ जब आप मैट्रिक्स गुना कर रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 2/2 और फिर ए का ऑर्डर है 2/2, तो दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 2/2 आएगा। अब क्या करना है कि मेरे को गुना करना है। गुना का कंडीशन क्या है कि इसका रो और इसका क्या कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम। रो में पहला एलिमेंट अल्फा है, यहाँ कॉलम में पहला एलिमेंट अल्फा है, दैट इज अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 0 में 1 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इज अल्फा। अब ये जो है दूसरे आदमी के पास जाएगा, अल्फा में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो इसका काम खत्म हो गया। 1 में अल्फा से गुना होगा, 1 में अगर अल्फा से गुना होगा तो अल्फा ये है और ये है, और 1 में 1 ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1। 1 में 0 से गुना होगा तो 0, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि अगर यह A² बराबर B है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर यह B के बराबर है, अगर यह B के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं अगर यह A के अगर यह B के बराबर है तो B जो हमारा है उसको देख लेते हैं। B हमारा क्या है, B जो है वो B बगल में लिख दे रहे हैं, B हमारा है 1 0 5 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली क्या बोलोगे कि यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी अल्फा प्लस 1 बराबर 5 भी हो सकता है, अल्फा स्क्वायर बराबर 1 भी हो सकता है। तो अल्फा प्लस 1 बराबर अगर 5 करोगे तो अल्फा बराबर 4 आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बराबर 1 है तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 भी आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है भाई। अगर ये 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन पे इसको हम सही कर देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को गुना में कहीं गड़बड़ हो गया हो तो देख लेते हैं। अल्फा में अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर, 0 में 1 से तो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ठीक है, अल्फा स्क्वायर, और फिर अल्फा में 0 से 1 0, फिर 1 में अल्फा से 1 में 1 से अल्फा। ठीक है, यहाँ भी सही है। फिर उसके बाद 0 में 0 से अल्फा में 1 में 0 से 1 में 1 से, सही है। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा का वास्तविक मान नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्फा का वास्तविक मान कहने का मतलब होता क्या, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव वैल्यू आती तब आप कह सकते हैं कि अल्फा का वास्तविक वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको बोलना उचित नहीं होगा। अब रहा बात -1 और 1, तो ये दोनों लड़ नहीं रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट बैठ रहा है। आपको मैट्रिक्स के गुणे याद होंगे, मैट्रिक्स के गुणे कैसे किए जाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स के गुणे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, कहता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारी चीजों को याद करना होता है, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी आपको ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है। कहता है कि यदि A मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और तथा B मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p है, मतलब क्या होता है कि A के कॉलम की संख्या B के रो की संख्या अगर बराबर है तो A गुना जो B निकलेगा वो M का रो और B का कॉलम m/p निकलेगा। मतलब क्या है कि अगर m 3/2 का ऑर्डर है और n जो है ना, सॉरी,
ए मैट्रिक्स 3/2 का है और बी मैट्रिक्स जो है ना 2/5 का है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी? तो कहिएगा 2 से 2 कट गया, 3 मल्टीप्लाई 5, 3/5, यानी ए गुना बी का जो ऑर्डर होगा वो 3 गुना 5 होगा या 3/5 होगा, यानी 3 रो और 5 कॉलम होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद जब हम लोग आगे का क्वेश्चन डील करते हैं तो आगे क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 1 2 4 2, 1 2 4 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a डिटरमिनेंट वैल्यू? नाउ सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा 2a। 2a कहने का मतलब होता है 2 गुना ऐसे, ठीक है ना। अब ये क्या है इसको समझिएगा, ये हमारा संख्या और ये मैट्रिक्स है। जब संख्या और मैट्रिक्स का गुना होता है तो संख्या कहता है हम जाएंगे तो सबके पास जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे, ठीक ना। लेकिन डिटरमिनेंट का जब संख्या से मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जैबो तो एक ही आदमी भेजो, या तो रो भेजूं या तो कॉलम भेजूं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में कहता है कि अगर संख्या का मैट्रिक्स से गुना हो रहा है तो वो संख्या अगर मैट्रिक्स के अंदर प्रवेश करेगा एक ही शर्त पर कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबसे गुना करेगा। तो जैसे ही वो सबसे गुना कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है वो देखिए। सबसे ज्यादा जैसे ही अंदर जाएगा तो ये मिल जाएगा 2 × 1, 2 × 2। अच्छा डायरेक्टली इसको बता देते हैं। ऐसे इसका आंसर जो है ट्रिक क्या ही बताना है, 2 4 8 4, ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकालोगे डिटरमिनेंट वैल्यू, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जैसे निकालोगे तो 4 दूना 8 और चौक 32, 4 दूना 8 माइनस 32 बराबर -24। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं यह जो आया -24 आया, वो किसकी वैल्यू आई? डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू आई। डिटरमिनेंट की 2a की वैल्यू 24 आई, ठीक है। अब क्या करें, डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 4 दूना 8 बराबर कितना आ गया? -6। अब क्या है कि डिटरमिनेंट अगर मान लिया जाए 2a है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या क्या है, ये 2a है, ये 2 गुना a है। तो पहले तो हमको मैट्रिक्स ए का मान निकालना होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू, ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, ए का डिटरमिनेंट वैल्यू। तो जब ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 एका 2, 4 दूना 8, -6 आ रहा है। अब इस -6 और इस डिटरमिनेंट 2a में क्या फर्क है वो देखिएगा, ठीक है। क्या फर्क है वो देखिएगा। तो ये कह रहा है कि हमारी वैल्यू 24 हो गई, ये कह रहा है कि हमारी वैल्यू जो है वो 24 हो गई। कौन बोल रहा है? 2a। और a बोल रहा है कि हमारी वैल्यू -6 है। तो दोनों में कितना का मल्टीप्लिकेशन आया? 4 का मल्टीप्लिकेशन आया, इसलिए 4 होगा। लेकिन ये चीज आपको नहीं याद करनी है, इस चीज से आप बहुत बोर हो जाओगे। देखिए क्या करना है, ठीक है। अगर ये 2a है, ठीक है ना, अगर ये 2 है, ये 2/2 का है, तो ये 2a है तो ये 4a हो जाएगा। अगर ये 3/3 रहता और 2 से मल्टीप्लाई कर देता तब ये 8a हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करना है वो देख लेते हैं हम। ये इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब कहता है कि यदि a का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, ठीक है, a का ऑर्डर है 4/4 है, a का ऑर्डर है 5/5 है, a का ऑर्डर है 2/2 है, ये मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a बराबर क्या होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a बराबर 2 है, यहाँ 3 है तो 2 के पावर 3 बराबर 8a, ठीक है। अगर पूछेगा देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 2 है यहाँ 4 है तो 2 के पावर 4 बराबर 16 डिटरमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 है तो ये 2a बराबर हो जाएगा 2 के पावर 5 32 है, ठीक है। अगर ये 2/2 है तो 2a का जो वैल्यू हो जाएगा 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग हो जाता है 4a। अगर ये 3 है तो 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 के पावर 4 कर दीजिए, 2 के पावर 5 कर दीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 3 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 3 के पावर 3 कर दीजिएगा तो 27 डिटरमिनेंट है। अगर मान लेते हैं 3a है, अगर 4/4 में पूछ रहा है तो 3 के पावर 4 कर दीजिए, 3 के पावर 4 करोगे तो 81 हो जाएगा, 81 डिटरमिनेंट है। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए है। आप जितना जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये कि क्यों होता है ऐसा। देखिए मैट्रिक्स क्या कर रहा है ना कि 2 इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर डिटरमिनेंट बनाओगे तो 2 यहां से कॉमन लोगे, 2 यहां से कॉमन लोगे, तो 2 कितनी बार कॉमन ले रहे हो? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर यानी 2/2 में 2 का स्क्वायर जाएगा, 3/3 में 3 बार कॉमन होगा तो 3 2 के पावर 3 जाएगा, 4/4 में 2 के पावर 4 जाएगा। अगर यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 है तो 3 यहाँ भी निकलेगा, 3 यहाँ भी निकलेगा। तो 2/2 में क्या होता है ना, अगर 2/2 में 2/2 की बात करते हैं, अगर 3 मैट्रिक्स में 2/2 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3/3 की बात करते हैं तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं P पूछा, P हमारा संख्या है, A हमारा मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर कोई मैट्रिक्स n/n है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा P⁴n डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A, दैट इज माय आंसर। ये चीज को याद रखिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स n/n का है, n/n का ऐसा
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है और उसमें उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर p से गुना कर रहे हैं तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू फिर क्या होगा, तो उसके लिए होगा p हमारा संख्या है, a हमारा मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी p टू पावर n डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। ये है। आप देखिए हमारे साथ जुड़िएगा तो हम ऐसे भी अथाह क्वेश्चन देंगे, अथाह चीजों का जानकारी देंगे। आप आइए मजे के साथ इस चीजों को पढ़िए, बहुत जबरदस्त है। लंबी वीडियो जा रही है क्या? अरे भाई साहब अभी 8 ही क्वेश्चन है, आधे घंटे हो गए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़िए क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए आया है मजेदार से मजेदार चीजों के साथ। क्योंकि आपको अगर मजा आएगा ना, आपको अगर मन लगेगा तो ये एकदम कंफर्म है कि बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, 2/2 रहेगा तो 2/2 रहेगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पलट दूं और क्वेश्चन पूछ दूं कि p गुना a क्या होगा, तो आप कहिएगा p², बस ये 2/2 है। समझ गए? अगर यह n/n रहता, अगर ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स n/n का है और pa की वैल्यू पूछ रहा है तो उसको आंसर हो जाएगा pn ऐसे। तो ये है, आइए हमारे साथ, मजा आ जाएगा। आप जितना ज्यादा चाहते हैं उतना ज्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि आपको जितना क्षमता उससे कहीं ज्यादा मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करते जाइए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ, व्युत्क्रम। आहा, ये व्युत्क्रम वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहले आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सिखाते हैं कि आप इतना जल्दी एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 9 2, ठीक है, देयरफॉर एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, 2/2 मैट्रिक्स का है, बहुत जल्दी बनता है इसलिए इसको याद रखिएगा। ये दोनों पलट जाता है, ये 1 2 है तो ये हो जाएगा 2 1, ये 9 4 है तो +9 यहाँ -9 +4 यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 4 -3 2 5, देयरफॉर एडजॉइंट ए बराबर जो होता है वो आपको ऐसे याद करना है कि 4 5 है ये हो जाएगा 5 4, -3 है तो +3, +2 है तो -2 होगा। ठीक है, इस तरह से है। तो अगर इसका ये अगर मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को अगर ए कह रहे हो तो इसका हमको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। आप कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे निकालोगे। एडजॉइंट के लिए ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा, ये वाले टर्म को पलट दिया जाता है, ठीक है, और ये वाले टर्मों में चिन्ह को पलट दिया जाता है। अगर प्लस वाला चिन्ह है तो माइनस वाला है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ए इनवर्स अगर निकालना है तो ए इनवर्स बराबर हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे और उससे भी पहले हमको डिटरमिनेंट ए चाहिए। तो अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर हो जाएगा कॉस में कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन में माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो नीचे हमको पता है कि यहाँ पे अब हम लोग को 1 रखना है, तो कहीं ना कहीं नीचे वाले से हमको कोई मतलब नहीं। अब यानी सीधे सीधे इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अगर जो एडजॉइंट निकल गया ए का वही इसका इनवर्स हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा भाई? कॉस कॉस है तो ये वाला कॉस इधर जाएगा, ये वाला कॉस इधर जाएगा, ये वाला कॉस इधर जाएगा, दोनों सेम है तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ये है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। चलिए ये अगर प्लस में है तो ये क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में। आज देखिए क्या कहीं ये ऑप्शन में है क्या? अगर है तो सही है, कॉस थीटा। चलिए देखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही रहेगा। आप समझ में आ रहा है कैसे निकालना है एडजॉइंट? फिर से देख लेते हैं एडजॉइंट को आप कैसे डील कर रहे हो। तो चलिए फिर से देख लीजिए कि एडजॉइंट को कैसे बनाते हैं ट्रिकली, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ही सब काम देगा। अगर कोई भी 2/2 का है 4 -3 -2 और 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए? नाउ द एडजॉइंट ए इज आल्सो रिटन एज 4 9 आर रिप्लेसिंग टू ईच अदर 9 4, ठीक है, -2 and -3 है, साइन यार चेंज, माइनस वाले प्लस माइनस वाले प्लस। नाउ एडजॉइंट ए इज रिटन एज 9 4 2 3। समझ गए? डायगोनल वाले एलिमेंट को चेंज कर दिया जाता है और नॉन डायगोनल जो ये भी है सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट के चिन्ह को क्या कर दिया जाता है? पलट दिया जाता है। कब? जब आपके पास 2/2 मैट्रिक्स रहेंगे तब। और 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत इजी है भाई। आपको अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन या व्हाट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है 4 3 5 और यहाँ पे 4। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, इस फंक्शन का ए इनवर्स वैल्यू क्या होगा? इस फंक्शन का ए इनवर्स वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले लिखिएगा कि डिटरमिनेंट ए का जो मान यहाँ पे आ रहा है, चर्चा को 16 5 या 15, 16 - 15 इज इक्वल टू 1। नाउ देयरफॉर ए इनवर्स इज आल्सो रिटन एज एडजॉइंट ए।
क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू की वैल्यू 1 हो जा रही है तो आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए। कब? अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, बोर्ड पगला है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए है, इट मींस क्या? इट मींस देयरफॉर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या? 1। अगर मान लेते हैं कि इसका हमको इनवर्स निकालना है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, इस 4 को नीचे ले जाएंगे, इस 3 को -3, इस 3 को -5, दैट इज माय आंसर। ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हो तो आप दोस्तों के बीच में जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज लेके आ रहा हूं आपके लिए। आपको कॉन्सेप्ट निकाल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, कि कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैट्रिक्स से, कितने कॉन्सेप्ट आ सकते हैं मैट्रिक्स से, कितने कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कितने कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपको ओमकार भैया सिखा रहे हैं, क्योंकि ओमकार भैया सिखाने आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मजे के साथ हमारे साथ जुड़िए। बहुत जल्द इंटीग्रेशन लेके आ रहा हूं, क्योंकि अब हमारा डेली प्रैक्टिस होगा। लगभग 1-2 दिन बीच करके आपको वीडियो मिलेगा, लगभग 2 घंटे 3 घंटे का, 30-40 क्वेश्चन डेली डील करवाऊंगा। फिर मैं आपको लिए 5 नंबर का प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि अभी जरूरी वही है। तो चलिए, आपको मजा आ रहा है सब चीज में। मैट्रिक्स के बारे में अगर जानना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, उस पर कमेंट कीजिए कि आप मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा सकते हैं। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आप नहीं पढ़े हैं, और वो चीज बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट ए इनवर्स वाला? क्या है ये? जबरदस्त चीज है, इसको याद रखिएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, इट मींस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि अगर ए बराबर आई 0 0, तो ए बराबर यहां पे दिया हुआ आई 0 0 आई, यहाँ आई जो है इमेजिनरी नंबर है, और अगर कोई पूछेगा कि आई की वैल्यू कितनी होती है तो कहिएगा आई की वैल्यू √1 होती है। और ये आपको क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने हैं। और इसको कहा जाता है कहीं ना कहीं आयोटा कहा जाता है, ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और इसी के खोज के बाद हमारा नंबर सिस्टम का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, और नंबर सिस्टम में नंबर से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 तरह का होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और रियल और इमेजिनरी को जब मिश्रित किया जाता है, जब इसको मिलाया जाता है, तब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये चीज है, उसी से हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई है। अब यहाँ पे देयरफॉर पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए आपको पता है कि ए भी हमारा 2/2 है, एंड ए आल्सो इज 2/2। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर इट मींस 2/2। अगर ये 2/2 है तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि अगर इसे मैं 2 बार लिख दूं, अगर मैं इसे 2 बार लिख दूं आई 0 0 आई, ठीक है, तो यही तो आई स्क्वायर कहलाएगा रे मेरे भाई। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है ना आपको? आई स्क्वायर ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि यही मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर जितना ज्यादा जितना शेयर कीजिए, क्योंकि भाई आपको अगर इस युद्ध में जीतना है तो इस युद्ध में इतना भीड़ है, इस भीड़ में अगर जीतना चाहते हो तो भीड़ से अलग सोचो, कुछ अलग करो, इतनी मेहनत करो कि जब एग्जाम के बाद तुमको एकदम खाली टाइम मिले तो फिर भी लगे कि नहीं अब ये पढ़ना है। भाई पढ़ाई का आदत बहुत जरूरी है। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहला पढ़ा दूसरा खड़ा, आई में आई से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज आई स्क्वायर बराबर -1। 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 तो खत्म हो गया। अगर इससे करेगा गुना तो आई में 0 से, 0 में आई से, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बात करते हैं 0 में आई से, आई में 0 से, तो भी 0 हो जाएगा। अगर इससे बात करते हैं तो 0 में 0 से, आई में आई स्क्वायर से, आई स्क्वायर बराबर -1। अब इसमें कहां से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना सही है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आने के लिए आप आइए ना जी, आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए ही तो आया है सब चीज सिखाने के लिए। आपको थ्योरी नहीं दिया गया मैट्रिक्स का, लेकिन मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल अगर जानना है तो जान लीजिएगा। ए गुना बी निकालना हो तो ए का पाड़ा बी का खड़ा, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट, तीनों गुना करेगा। ई एकड़ा बेजुन, ई एकड़ा बेजुन, ई जाएगा इसके पास, ई जाएगा इसके पास, ई जाएगा इसके पास, आ तीनों गुना होने के बाद लास्ट में जुड़ जाता है। ठीक है, और उससे हमारा एक एलिमेंट बनता है। ये मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का थ्योरी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख लीजिए, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लीजिए। आपकी जैसी इच्छा वैसी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। आपके सर पे एक प्रेशर है, सर पे प्रेशर है कि माँ बाप को दिखाना है कि रिजल्ट कैसा होता है। ओमकार भैया से पढ़ने के बाद, ओमकार भैया से जुड़ने के बाद कितना माहौल तगड़ा होता है, यही तो दिखाना है आपको। क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है गुरुकुल विद टाइम पर, ताकि आप जान सके कि कोई है ओमकार भैया जो मैथ के लिए इतने जबरदस्त टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उसको देख के दिल खुश हो जाता है। क्योंकि भाई साहब हम इसीलिए आए हैं, हम सिर्फ एक क्वेश्चन को देख के नहीं डील कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन डील कर सकते हैं। टॉपिक आप लाइए, क्वेश्चन सेट करके, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ दिन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे आइए,
ठीक है, व्हाट्सएप पे आइए और आप ही पीपीटी बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि भैया ये क्वेश्चन को आज शाम में डील कर दीजिए, मैं बिल्कुल कर दूंगा। मैं वो नहीं हूं कि मैं पहले से पढ़ूंगा उसके बाद देखूंगा। भाई साहब इतना तो जिगड़ा लेके चला हूं आपके के लिए कि आप जैसा क्वेश्चन सेट कीजिएगा उसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूं। तो चलिए, क्वेश्चन ये हो गया 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आप बच्चे ना इसको 10वां वाला मेथड से भी रगड़ देते हैं, लेकिन 10वें वाला मेथड से रगड़ना नहीं है। कहता क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है ना वो ए एंड बी एंड सी है, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1 है, बी की कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2 है, और सी की कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। नाउ द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो रिटन एज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो रिटन है 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी जानते हैं 1 1 1 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये दोनों सेम है भाई साहब, क्योंकि ये और ये दोनों जो है ना एक दूसरे का ट्रांसपोज है, और इससे करने से कोई डिटरमिनेंट पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं। आप जिस मेथड से चाहते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, डिटरमिनेंट का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। और डिटरमिनेंट को आज हम सॉल्व कर ही देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे कैसे काम करना है, ये चीज आइए। हमारी आवाज थोड़ा फास्ट लग रही होगी क्योंकि मेरे को एक टारगेट है कि लगभग जितने क्वेश्चन है लगभग खत्म कर दूं, और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए 10th वाला अगर बच्चा चाहते हैं कि 10th वाले मेथड से बनाए तो एक ट्रिक है 123 231 312, ये वाले कॉन्सेप्ट को अगर यूज करोगे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि पहले x बाद में y, पहले x बाद में y, 3 बार लिख दीजिएगा क्योंकि पहले x बाद में y, ठीक है। बीच में लिखना है माइनस, बीच में माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 123 231 312। आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज करके क्षेत्रफल निकाल लोगे, क्योंकि वहां बोर्ड थोड़े ही देख रहा है भाई, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बोर्ड थोड़े देखेगा कि कैसे बनाया बालक, बोर्ड तो सीधे देखेगा कि हमारा आंसर आया कि नहीं आया। आंसर आया तो ठीक है, नहीं आंसर आया तो गलत है। तो आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से बना लीजिए, लेकिन हम डिटरमिनेंट पे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो चलिए डिटरमिनेंट पे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज और, इसके बीच में प्लस होता है और आगे 1/2 होता है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या 1 1 1, ये 3 8 है तो 3 और 8, ठीक है। 5 2 है तो यहाँ 5 और 2, वहां -4 और यहाँ 2, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे 1/2 लगा दीजिए, आगे 1/2 लगा दीजिएगा, मैं भूल गया था लगाने के लिए। 1/2 को कभी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। 1/2 लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाइएगा तो आपका काम नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल याद रखिएगा 1/2 लगाना जरूरी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10 4 दूना 8, 10 8 18 प्लस हो जाएगा, आगे 1 फिर -1, 3 दूना 6 और 4 को 32, 6 माइनस माइनस प्लस 32 और प्लस ये 1 है। 1 के लिए क्या करोगे, 3 दूना 6, अरे भाई साहब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, 1 के लिए हो जाएगा 3 दूना 6 8 5 40, 3 दूना 6 8 5 40। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा जा रहा है इसका आंसर। 1/2 18, 32 6 38 -38, 40 में से 6 जाएगा -34, -34। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 4 12, 3 2 3 3 6 1 7, -72 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 1/2। ये पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 54, 54 की वैल्यू हो जाएगी 27, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो कहीं मैं गड़बड़ क्या कर दिया हूं कुछ, ठीक है। 3 8 5 2 -4 2, ठीक है। 1 के अकॉर्डिंग 5 दूना 10 4 दूना 8, ठीक है, सही है। -1, 3 दूना 6 8 4 को 32, 32 6 38, सही है। 1 के लिए 3 दूना 6 8 5 40, 6 -40, 6 -40, 12 में से 8 गया 4, 6 में से गया 5, 54 के लिए 27, 27 तो ऑप्शन में है नहीं, 18 देख लीजिएगा आप लोग, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया हूं क्या। तो 18 -38 बराबर -20, 54, 54 के लिए 27, 27 इसमें तो है नहीं तो ऑप्शन नंबर डी रख लीजिए, ठीक है। -4 2 है, -4 2 है, 5 2 है, 3 8 है, ठीक है, 3 8 है। देख लीजिएगा इसी तरह से ट्रायंगल का एरिया निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कुछ फॉर्मूले वगैरह गलती यूज कर लिया हूं क्या, 1/2, ठीक है, सही है। तो 4 भी नहीं है, 26 आ रहा है, 38 38। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ होगा भी। हाँ, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और लोग कहते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। बच्चे तो इसको याद कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी दो रो हम क्या कर रहे हैं, 1 1 1 है या ए बी सी है, ठीक है। और इस ए को इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसके साथ ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। डिटरमिनेंट का एक रूल होता है कि अगर कॉमन लेना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा तो 1 1 1
ए बी सी 111 और कोई भी डिटरमिनेंट का 2 को रो या 2 को कॉलम बराबर हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट के अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम बराबर हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है, जैसे 1 5 9 3 2 8 2 10 18। अब इसका आंसर निकालना हो, बच्चा इसको कंफ्यूजन में पड़ रहा है, सॉल्व करता है, भाई साहब देखो ना 1 2 जा 5 2 जा 9 2 जा डैश वाली 0। अगर आपको अनुपातिक भी मिल जाए, समानुपाती भी मिल जाए, या आपको बराबर मिल जाए, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम के एलिमेंट्स आपस में समानुपाती हैं या आपस में बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिल्कुल याद रखिएगा। और भी डिटरमिनेंट के क्या क्वेश्चन आएंगे, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आएंगे ए बी सी एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ से रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ रहेगा नहीं ए, और यहाँ पे रहेगा 4a 3b 2c नहीं 4b एंड 4c। इस तरह से रहेगा तो 4 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो ABC दैट इज वैल्यू 0। इस तरह से 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 10 का 60 3 दूना 60 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर इस पे क्वेश्चन पूछता कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है, डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा ये 7 और 2 इसका समीकरण का हल है, 2 मूल हो तो इसका तीसरा मूल क्या होगा। इसको भाई हल करना पड़ेगा, बहुपद का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसको भी बता दूंगा, थोड़ा टाइम रखिएगा इस पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x 8 3 3 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिंपल है 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। 3x बराबर 24, x बराबर 8। क्यों भाई, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे x 8 3 3 इक्वल्स टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, 3x माइनस 24 बराबर 0, तो 3x बराबर 24, x बराबर 24 बटा 3, दैट इज कॉल्ड 8 आंसर, ठीक है ना। कुछ 2 क्वेश्चन को छोड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बनाऊंगा, उसको बनाऊंगा भाई। उसमें ऐसा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी अभी का जो वीडियो का टाइमिंग है वो ये आ गया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे बनाओगे, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ये समझना होगा। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस 1 को क्या कर दो ना, इस 1 को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर खत्म, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म, ये cos स्क्वायर sec स्क्वायर में बदल जाएगा, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर, sin cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x और प्लस c हो जाएगा, tan x माइनस cot x प्लस c, tan x माइनस cot x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का है, बहुत जल्दी इस पे बताने वाला हूँ। ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर कोई भी फंक्शन e के पावर x है और अंदर एफ एक्स दिया हुआ है, बगल में एफ एक्स दिया हुआ है, इसको क्या करोगे, इसको करना कुछ नहीं है भाई, इसका आंसर होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना होता है तो e के पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, ये बहुत फेमस है, इससे ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछेगा क्या कि e के पावर x और एफ एक्स और एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है इतना होता है, ठीक है ना। आगे का देखो, आगे है के पावर tan x, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें e के पावर x यहाँ पे लिखा हुआ है tan x माइनस लॉग cos x। भाई साहब माइनस लॉग cos x का डिफरेंशिएशन ही होता है tan x, ठीक है ना। माइनस लॉग cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू लॉग cos x, आंसर e के पावर x इंटू लॉग cos x। इस चीज को कैसे देखोगे, तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस डी लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स, लॉग के साथ जो भी रहेगा नीचे जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखा जाएगा साइन, साइन बटा कॉस बराबर tan हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि log cos x का डिफरेंशिएशन माइनस tan x होता है। इसी तरह से अगर log sin x का पूछेगा तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ cot x होता है, इस चीज को याद रखोगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है e के पावर x tan x माइनस log cos x, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखोगे 19 के बाद 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन शायद कन्वर्टेड क्वेश्चन है, इसको आपको बदलना पड़ जाएगा भाई साहब। बदलोगे कैसे, तो बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स जो है मजबूत आदमी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए, और साइन एक्स को क्या कर दीजिए 1 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2
इंटू कॉस एक्स बटा 2 और नीचे लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। 2 से 2 खत्म, एक कॉस खत्म, ये हो जाएगा tan एक्स बटा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बटा 2 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2। अब क्या है ना कि गौर से देखिएगा tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 भागा है तो यहाँ भी भागा है, तो इसका आंसर होना चाहिए के पावर tan एक्स बटा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको आप तोड़िएगा, लो इससे अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, टाइमली जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैं आप लोग को ऐसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या है कि 1 प्लस कॉस एक्स को क्या याद करोगे, तो भाई साहब याद रखना 1 प्लस कॉस एक्स मजबूत हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स कमजोर हो गया, इसका मतलब हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और इसका मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ठीक है, ये कमजोर है, कमजोर के लिए साइन आएगा, ये मजबूत है, मजबूत के लिए कौन आएगा, कॉस आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको हम ऐसा ही तोड़ दे रहे हैं, ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस अगर कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को तोड़ सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और 1 प्लस साइन को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2। ठीक है, अब इसको अलग अलग करोगे ना भाई, तो अलग अलग करोगे तो एक चीज दिखेगा क्या कि अलग अलग करने के बाद आप लोग को कुछ क्लू मिल जाएगा, और वो कुछ क्लू क्या मिलेगा वो देखिएगा। कुछ क्लू इस तरह से मिलेगा कि ई के पावर एक्स अगर आप लिखोगे 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 और यहाँ लिखोगे 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 और नीचे लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, इसको बंद कर दीजिए और नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जब इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा और इसको अगर लिखोगे तो ये लिखा है 1 बटा 2 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन, नीचे हो जाएगा कॉस, तो साइन बटा कॉस बराबर tan एक्स बटा 2। अब क्या है ना कि tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, एक्स बटा 2 का एक इसके साथ एक्स बटा 2 है तो यहाँ भी एक्स बटा 2 होगा, और एक्स बटा 2 का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 होता है, तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू tan एक्स बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला जो है log x, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई एक्स डी कैसे बनेगा भाई साहब। अच्छा हाँ, 1 प्लस log x को अगर t मान लोगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, 1 प्लस log x को t मान लोगे तो ये क्या है ना कि ये इस तरह से है कि अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स बटा एफ डैश एक्स डी एक्स, सॉरी नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट होता, कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटा एक्स होता है, तो ये दोनों मिलकर dt बन जाएगा, तो इसकी जो आंसर हो जाएगी, इसका जो आंसर होगा 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 3/3 प्लस सी हो जाएगा। ये कैसे, ये यहाँ पे इसका और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान लिया जाए अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स, ठीक है, ओ एफ एक्स वाला बता दे क्या, एफ एक्स टू पावर, चलो वो चीज आप लोग अभी मत देखिए, अभी आप लोग यहाँ पे ही देखिए कि ये कैसे हो जाएगा। तो ये अगर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कहता है जी, एफ एन के पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर रहा कोई भी फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा एफ एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये होता है। हाँ, अगर इसका ये होगा तो जैसे इस पे अगर मान लिया क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन अगर क्या दिया जाएगा वो देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिए साइन के पावर 8 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या हो रहा है ना कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है कि नहीं है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइन के पावर 9 एक्स बटा 9 प्लस सी। अगर मान लिया जाए यहाँ पे दे दिया जाए लॉग कॉस एक्स के पावर 12 और यहाँ पे मैंने दे दिया माइनस माइनस ऐसे लगा दिया आगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया tan x dx, तो समझ आइए कि log cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा log cos x के पावर 13 बटा 13 प्लस सी। आगे देखिएगा, अवकल समीकरण की कोटि क्या है, कोटि इट मीन्स ऑर्डर, हाँ कोटि इट मीन्स ऑर्डर, और ऑर्डर की बात करता है तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुए हैं, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री की बात करेगा तो इसी का जो पावर होगा वो इसका डिग्री हो जाएगा। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण ज्ञात करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मूल बिंदु से जो भी रेखा गुजरती है उसे कहते हैं y बराबर mx। ठीक है, y बराबर mx कहते हैं या y बराबर x का। अब y बराबर x का जो dy बटा dx है वो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर 1 हो जाएगा या m हो जाएगा। ठीक है, अब m बराबर क्या लिख सकते हो, m बराबर लिख सकते हो y बटा x। तो dy बटा dx बराबर y बटा x, इसको आप कह सकते हो x dy बटा dx बराबर y। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, x dy बटा dx बराबर y। देखो जो भी रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, जान लीजिएगा जो भी रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी कि दुनिया का जितना भी रेखा है, y बराबर 2x ये भी मूल बिंदु, y बराबर 3x ये भी मूल बिंदु, y बराबर x ये भी मूल बिंदु, y बराबर यहाँ पे लिख दिया जाए मान लिया 3 बटा 2x ये भी मूल बिंदु से गुजरेगा, y बराबर रूट 2x ये भी मूल बिंदु से गुजरेगा, y बराबर mx ये भी मूल बिंदु से गुजरेगा। यहाँ पे जो प्लस c होता है ना वो नहीं होना चाहिए। c इंडिकेट दैट कि वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, वो बाय एक्स को काट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वही है, यदि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समूह का अवकल समीकरण क्या होगा। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 4x, y बराबर 5x, y बराबर 6x, y बराबर 7x, y बराबर 8x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन मैंने वो करके दिखा दिया आपको कि अगर मान लेते हैं y बराबर x ही है या y बराबर mx है तो dy बटा dx बराबर दैट इज रिटन एज m एंड द वैल्यू ऑफ m इज आल्सो रिटन एज y बाय x। नाउ वैल्यू ऑफ m इज रिटन एज y बाय x। नाउ x इधर ऐसा रहेगा तो उधर जाके क्या होगा, उधर जाके चला जाएगा तो उधर आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। dy बटा dx बराबर x बटा y का हल क्या होगा, dy बटा dx, अरे भाई साहब, dy बटा dx बराबर अगर y बटा x बटा y है तो आप क्या करो, y dy बराबर x dy, जिधर जिधर जो है ना उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे जो देखोगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा बटा में 2 दिया हुआ है, बहुत आसान दे दिया, ये तो हल्का दे दिया, y स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। करना कैसे है, क्योंकि यह देखो इसको x वाले इसको y वाले, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट लगा दोगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण dy बटा dx बराबर e के पावर x माइनस y है, इसका आंसर क्या होगा, तो dy बटा dx इज ऑल्सो रिटन एज e के पावर x माइनस y। तो dy बटा dx इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पावर में क्या होता है ना कि घटता है, इस तरह से आप जानते होगे a के पावर m प्लस n इज ऑल्सो रिटन एज a के पावर m गुना a के पावर n एंड a के पावर m माइनस n इज ऑल्सो रिटन एज a के पावर m बटा a के पावर n, इस तरह से लिखाता है। यानी जो भी अगर ये अगर माइनस में है तो भागा होगा, प्लस में है तो गुना होगा, तो बाय वाले को बाय के पास दे दीजिए e के पावर बाय डी बाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो e के पावर बाय डी बाई हो जाएगा e के पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो इधर भी इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर बाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x प्लस सी, e के पावर बाई और क्या है ना, हाँ e के पावर x माइनस e के पावर बाई बराबर के, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो कहोगे भैया यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो तो आपने लाया e के पावर बाई माइनस e के पावर x बराबर सी, तो भाई साहब माइनस कॉमन लेके उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस, ये हमारा के में बदल जाएगा, तो इस तरह से ये भी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना है तो a डॉट b क्या होगा, तो देखो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर अगर मान लेते हैं 2i माइनस 5j प्लस k है और यहाँ पे वेक्टर b है, वेक्टर b बराबर 4i प्लस 2j प्लस k है, तो जब वेक्टर a डॉट b की बात करता है तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1 एंड दैट i डॉट j बराबर 0, j डॉट k बराबर 0, k डॉट i बराबर 0। अगर ये दोनों अलग अलग रहा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सेम रहा तो 1 होगी, तो डॉट प्रोडक्ट भी वही कहता है कि सेम वाला के पास जाएंगे, 4 ये और ये, तो ये देखिए 2 चौको 8, 5 ये कितना है 2 है, 5 दूना 10 माइनस 10 ये प्लस 1, इसका आंसर जो होगा -1 होगा। इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये होगा। इस तरह से आप समझिए वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, सारा चीज को समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है ना कि इस तरह से आपको देखिए एग्जाम में ही सेंटर में आप इसको चोरी कर सकते हैं, आई जे एन के या घड़ी के अकॉर्डिंग घुमा दीजिए, आई क्रॉस जे रहे, जे क्रॉस आई रहे, के क्रॉस जे रहे, कुछ भी रहे, तो आई जे है तो के होगा, जे आई है तो आई जे है तो जे आई तो के जे तो आई होगा। अब घुमाइए, घड़ी इस तरह से घूमती है, आई जे तो के, यहाँ कुछ आई जे है तो के प्लस में रहेगा, जे आई तो उल्टा घुमा तो माइनस के हो जाएगा,
के और जे उल्टा घुमा तो माइनस आई हो जाएगा। इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। आपको एक लोगों को याद होगा कि पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का बेसिकली नाम है आई एन जे एन के। आई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बाय जे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ बाय एक्सिस, एंड के रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। और ये वेक्टर क्यों आए, कैसे आए, इसका बहुत लंबा स्टोरी है भाई। कभी वेक्टर की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो आपको अगर ये चीज मजा आ रहा होगा, आज मैं एक सुपर फास्ट ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ, सीधे सीधे, नो बात नो बकवास, सीधे सीधे आज पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज मजा आ रहा होगा तो इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच में करिएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में और भी क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, डॉट प्रोडक्ट में आप कैसे आप निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या क्या निकलता है, डॉट प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में जब भी आपको लिखा रहे कि अगर कोण निकाले दोनों वेक्टर के बीच में कौन, तो डॉट प्रोडक्ट, दोनों भी कौन तो डॉट प्रोडक्ट। अरे भाई साहब भाग कहा जाता है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे माइनस 6 के है, और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 2j माइनस 12 के है। बोल रहा व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन ए डॉट बी। करना कुछ नहीं है, आई वाला से आई को गुना करिएगा, जे वाले से जे को, के वाले से के को, ये हो गया डॉट। ठीक है, इस तरह से होता है डॉट प्रोडक्ट। 25 के बाद हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। किसी त्रिभुज के आसन भुजाएं ए और बी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजा आसन भुजाएं ए तथा बी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा क्षेत्रफल क्या है करना। अगर मान लेते हैं कि दो आसन भुजा, कहने का मतलब होता है एडजेसेंट साइड ए एंड बी है, और इनके बीच में अगर थीटा कोण है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। और साइन थीटा कब आया है, जब यह जो है ना वेक्टर प्रोडक्ट हुआ है ए क्रॉस बी। अगर इसी तरह से चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं ए और बी है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण। ठीक है, तो ये 1/2 ए क्रॉस बी, दैट इज आंसर डी। अब जो क्वेश्चन अभी हम छोड़े ये वाला क्वेश्चन, यदि ये क्रम से ए बी सी स्थित सदिश है, स्थिति सदिश है, तो ए बी सी समरेखीय है, ए बी सी असमरेखीय है, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, और इनमें से कोई नहीं। भाई साहब ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर ये स्थिति सदिश है तो पहला बिंदु आ जाएगा 2 1 1, दूसरा आ जाएगा 6 -1 2, और 14 -5 और 4। अगर यह समरेखीय है तो इससे जो हमारा निकलेगा ना वो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो वो चीज हमको पढ़ना नहीं, 4/4 डिटर्मिनेंट तो आप ला रहे नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आपको करना क्या है, मेरे को लग रहा है ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, तो ए बी अगर निकालना हो तो कौन है ए बी, ले इसमें नाम ही नहीं दिया। अच्छा, ये हमारा ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये सी है। अगर मैं ए बी निकालूं तो ए बी निकलेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 है, माइनस जे में से माइनस जे जाएगा -2j, 2 के में से के जाएगा, और वेक्टर बी सी जो है ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी हमारा कौन है बी सी, तो 14 में 6 जाएगा 8 आई, -5 में से माइनस जे जाएगा तो -4j, +4 में से -2 जाएगा तब +2 के, 8 चौको 32। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ए बी डॉट बी सी, घटा के देख लेता हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है। 14 में से 6 जाएगा 8, -5 में से माइनस जे घटेगा तो -4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये जो ए बी बराबर है 4i-2j प्लस के, बी सी बराबर 8i-4j प्लस 2k है। अगर ए बी आपने निकाला तो ए बी 6 में से 2 गया 4, माइनस जे में से माइनस जे -2j, ये तो 0 हो नहीं रहा है। तो परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो नहीं रहा है। ठीक है ना, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी हो नहीं रहा है। ए बी सी समरेखीय है, ए बी सी असमरेखीय है। तो समरेखीय और असमरेखीय के कॉन्सेप्ट को आपको बताना पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा इस पर। और भाई कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या। टू एक्स प्लस 5y-6z बराबर 3 बराबर एक समतल का समीकरण, तो दिए गए समतल के समांतर समीकरण क्या होगा। तो समांतर के लिए जो होता है ना परपेंडिकुलर लंबवत वाला, ये सेम होता है। ठीक है, +3 तो सेम हो गया। ये सेम है क्या, नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अरे भाई एक क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, एक क्वेश्चन के चक्कर में क्यों
एक्स वाई जेड और अक्षों के धनात्मक इसमें अल्फा बीटा और गामा कौन बनाती है, तो क्या होता है? तो अगर ये इसका तो ये डायरेक्शन कोसाइन का एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लोगों के बीच में जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए ही आया है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्टों के साथ। एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसके अगले वीडियो में तो जरूर लेके आऊंगा। कुछ कंफ्यूजन रहा मेरे को, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन जो है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का है, बच्चे कमेंट में इसको ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि कमेंट में बना लेने के समरेखीय और समरेखीय। समरेखीय कब होता है? जब इसका इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका नहीं नहीं, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट। चलिए कोई बात नहीं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो आप मैं मतलब कि सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ काम भी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस चीज को जितना ज्यादा हो सके बच्चों के बीच में शेयर करें, ठीक है। आपका भाई ओमकार वर्मा आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के साथ आया। अगर मजा आ रहा होगा क्वेश्चन को तो जितना ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को लिए मेरे तरफ से स्पेशली स्पेशली चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कुराइए क्योंकि आप हमारे साथ हैं, ठीक है ना। आप हमारे साथ हैं। तो चलिए सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रन डे जितना मनाना है मनाइए। अब हम चले, आज हमारा वीडियो यहीं पे है। थोड़ा सा गला साफ नहीं है तो ज़्यादा जोर लगा के मैं बात नहीं कर रहा था, थोड़ा जल्दी में था। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। चलिए सबको गुड नाइट और इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को।